हेलो एवरीवन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यिका के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बहुलक के बारे में जाना था और अगला वीडियो हमारा माध्य के बारे में होगा। सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स और इसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? देखिए, हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट करने के पश्चात उनका जब सारण उसका मीनिंग निकाला जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उन एकत्रित सूचनाओं को, विभिन्न विधियों के माध्यम से जो हमने सूचनाएं संकलित की है, उन सूचनाओं को वर्गीकृत कर लिया जाए समानता और असमानता और उनकी विशेषताओं के आधार पर, फिर उनको सारणियों में फिट कर दिया जाए। इसके पश्चात उनके आपस में तुलनात्मक अध्ययन भी संभव हो सकता है और तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। परंतु मात्र वर्गीकरण और सारणीयन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना इतना आसान नहीं होता। उससे अपना शोध कार्य प्रभावित हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा मान, जो हमने सारणी बनाई है, उस सारणी में जो सूचनाएं हमारे पास, जो तथ्य है, उनमें से कोई एक ऐसा मान पता लगाया जाए जिसको केंद्र में मानकर, और जो सारे समूह पदमाला को या उस सारणी का प्रतिनिधित्व करने वाला मान हो, उस मान को, उस संख्या को केंद्र मानकर हम अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकें। और यही मान केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाता है। ऐसा मान जो पूरे समूह या सारणी का प्रतिनिधित्व करता हो और उस समूह के, उस सारणी के केंद्र में स्थित हो, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप विभिन्न प्रकार के, जैसे माध्यिका, बहुलक और मध्यांक या फिर औसत हो सकता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये जो पहली स्लाइड है, ये आप किसी भी, चाहे वो माध्यिका के बारे में पूछे या बहुलक के बारे में पूछे या माध्य के बारे में पूछे, उन सभी में आप ये पहली स्लाइड वहाँ पर लिखेंगे। सामाजिक शोध में मात्र विषय से संबंधित तथ्य संकलन से शोध कार्य पूरा नहीं हो जाता। संकलित तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात उनसे निष्कर्ष निकालना संभव हो पाता है। विश्लेषण के लिए संकलित तथ्यों का उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें सरल और बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों तथा ग्राफों में दिखाया जाता है, परंतु चित्रों या ग्राफों से भी तथ्यों का परिशुद्ध अध्ययन संभव नहीं होता। अतः अध्ययन की विश्वसनीयता और शुद्धता के लिए संकलित तथ्यों को यदि गुणात्मक प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करके सांख्यिकी विश्लेषण आवश्यक है। सांख्यिकी विश्लेषण से ऐसा अंक या मान पता लगाना आसान हो जाता है जो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि शोधकर्ता ने जिन तथ्यों का संकलन किया है उनके मूल्य अलग अलग होते हैं। फिर भी उन आंकड़ों में से ऐसे मूल्य, योग्यता या अंक का पता लगाया जा सकता है जो कि सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। यही मूल्य, मान या योग्यता माध्य प्रवृत्ति कहलाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। बीए प्रथम वर्ष के 5 बच्चों ने परीक्षा में 60, 60, 75, 55, 80 एंड 90 मार्क्स प्राप्त किए। अब बाह्य तौर पर तो इन सभी मूल्य या योग्यता अलग अलग है, परंतु यदि इनका और औसत निकालें, यहाँ पर औसत आएगा, औसत निकालें तो 72 आएगा। अब इसी औसत को आधार मानकर अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अब कुछ मान औसत से कम होंगे तो कुछ इससे अधिक होंगे। 72 पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला या केंद्र में स्थित है, तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहेंगे। अतः साधारण अर्थ में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है केंद्र की ओर झुकाव, इंक्लाइनेशन टुवर्ड सेंटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह मूल्य जो हमें समूह की योग्यता को संक्षिप्त रूप से एक अंक में बता दे, ये देखिए यहाँ पर 72 एक अंक में बताया गया है, वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। मध्य, माध्यिका, बहुलक आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम जानेंगे मध्यांक या माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, माध्य, इसको इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं, इसको मध्यांक भी कहा जाता है और माध्यिका भी कहा जाता है। माध्यिका क्या होगी? कोई भी सीरीज दे रखी है हमें, जैसे ये सीरीज दी गई है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। उस सीरीज को सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। आरोही और अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के बाद जचाने, आरोही का मतलब चढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही का मतलब उतरते में भी हम लिख सकते हैं, पहले सबसे बड़ा, बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी।
इस क्रम में अरेंज करने के पश्चात जो मध्य में स्थित होगा वही मध्यांक या माध्यिका कहलाएगा। मध्यांक का मतलब मध्य अंक, जो बीच में स्थित है पदमाला के। पदमाला क्या होती है? श्रेणी या श्रृंखला। अब देखिएगा, ये हमारे पास पदमाला है। इस पदमाला को हमने क्रमानुसार जचा रखा है, इसको हमने आरोही क्रम में ले रखा है। तो ये कुल एक दो तीन चार पाँच छः सात है। अब सातों में से तीन हमने इधर छोड़ दिए और तीन इधर छोड़ दिए, बीच में बच गया एक। तो ये मध्यांक या माध्यिका कहलाएगा। तो ये पदमाला को इसने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? आधे मूल्य तो इससे कम हो गए और आधे मूल्य इससे अधिक हो गए। तो किसी भी पदमाला को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मूल्य पदमाला का मतलब ये सीरीज के मध्य में स्थित होता है, जैसे 90 आया है, वही मध्य मूल्य मध्यांक या माध्यिका कहलाएगा। यही जो मध्य मूल्य 90 है, यही अपना मध्यांक या माध्यिका कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर ये ले रखा है, इसका 90 होगा क्योंकि वह मूल्यों को आरोही क्रम में लगाने में मध्य में स्थित आया है। अब इसकी विशेषता क्या हुई भी? ये श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटेगा। आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित हमें करना पड़ेगा। ये श्रृंखला के मध्य में स्थित होगा। ये पूरी सीरीज को प्रतिनिधित्व करने वाला हो, क्योंकि ये मूल्य इसी श्रृंखला का ही मूल्य है। तो अब इसकी विशेष अर्थ और परिभाषाएं के बारे में हम जानते हैं। मध्यांक वह मूल्य होता है जो क्रमबद्ध पदमाला के मध्य में स्थित होता है। बहुत सिंपल है, सीरीज क्रमानुसार लगा दी, उसके बीच में स्थित है, वो मध्यांक या मध्य मूल्य कहलाएगा। पदमाला का मतलब सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला, अर्थात वह मूल्य जो क्रमबद्ध पदमाला को दो भागों में बांट देता है, जिसमें आधे मूल्य मध्यांक से, जैसे हमारा यहाँ पर 90 आया था, तो आधे मूल्य देखिए 90 से कम है और आधे 90 से अधिक है। तो जिसमें आधे मूल्य मध्यांक से कम और आधे मूल्य मध्यांक से अधिक होते हैं, यही मध्य मूल्य या मध्यांक कहलाता है। इसकी विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, आओ वो भी देख लेते हैं। बाउले ने क्या कहा है? किसी श्रेणी में आधी दूरी पर स्थित संख्या का मूल्य ही मध्यांक है। आधी दूरी में स्थित का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आधी दूरी तय करने के पश्चात ये मूल्य आता है। तो बाउले क्या कहता है कि किसी भी श्रृंखला में जब आधी दूरी में स्थित कोई भी संख्या है, वही मूल्य मध्यांक कहलाएगा। सिंपल परिभाषा दी है इन्होंने। घोष और चौधरी क्या कहते हैं? मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है, मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे उस सीरीज में हमारा 90 आया था, तो उसने दो भागों में बांट दिया था, जिसमें एक भाग में माध्यिका से कम और दूसरे भाग में माध्यिका से अधिक मूल्य है। जैसे यहाँ पर माध्यिका 90 आई थी अपनी, तो एक इस जो मध्य मूल्य, इसने श्रृंखला को दो भागों में बांट दिया था। आधा भाग, पहला भाग है ये 90 से कम है और दूसरा आधा भाग है ये 90 से अधिक है, मतलब मध्य मूल्य से अधिक है। तो घोष और चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है। माध्यिका श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से एक भाग में माध्यिका से कम और दूसरे भाग में मध्यांक या माध्यिका से अधिक मूल्य होते हैं। बलदुआ और श्री शर्मा क्या कहते हैं? पदमाला के मदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मध्य में रहता है उसे ही माध्यिका कहते हैं। इसका मतलब यदि जो भी श्रेणी हमारे पास है उसको आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, तो उसके बाद जो बीच में मूल्य आएगा वही मध्यांक या माध्यिका कहलाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मध्यांक कभी कोई विशिष्ट पद नहीं होता, बल्कि यह पद का मध्य पद का परिणाम या माप ही मध्यांक है। इसका मतलब यह कोई विशिष्ट मूल्य नहीं है, बल्कि बीच में जो आएगा, श्रृंखला के मध्य में जो स्थित है, वही मध्यांक कहलाएगा, जो कि पदमाला का मतलब श्रृंखला को दो भागों में बांट देता है, जिसमें आधे मूल्य उससे कम व आधे मूल्य उससे अधिक होते हैं। किससे? मध्यांक या माध्यिका से। करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखते हैं। केंद्रीय परिवर्ती के माप की विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो विशेष पदमाला के समान विभाजन पर आधारित है। मध्यांक या माध्यिका की सबसे पहली विशेषता ये है कि यह पदमाला को, श्रेणी को या श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसके आधे मूल्य हैं वो मध्यांक से कम होंगे और आधे भाग के मूल्य मध्यांक से अधिक होंगे। तो यह श्रृंखला के दो भागों पर विभाजन पर आधारित है। समकों की क्रमबद्धता पर आधारित है। समकों का तात्पर्य यहाँ पर डाटा हुआ सूचना या आंकड़े या संख्याएं जो हमने लिखी है
उस संख्याओं को जो पदमाला में संख्याएं हैं उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने के पश्चात ही मध्यांक का पता लगाया जा सकता है। क्रमबद्ध रूप में हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो उसको आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही, मतलब बढ़ते या चढ़ते क्रम, किसी भी क्रम में लिखने के पश्चात जो मूल्य मध्य में स्थित होगा वही अपना मध्यांक कहलाता है। तो दूसरी इसकी विशेषता है कि मध्यांक है वो समकों के क्रमबद्धता पर आधारित है। तीसरा इसकी विशेषता केंद्रीय मूल्य, जो मध्यांक है वो केंद्रीय मूल्य होता है, क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो केंद्र में स्थित होगा मूल्य, जो मध्य में स्थित होगा, जो बीच में स्थित होगा, वही मध्यांक कहलाएगा। तो यह केंद्रीय मूल्य होता है। सीमांत मूल्यों से असंबंधित। अब जो माध्यिका है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इस पर सीमांत मूल्यों से ये संबंधित नहीं है। सीमांत का मतलब जैसे हमने 60, 70, 75 और इस हिसाब से आंकड़े लिए थे हमने, जैसे मान लीजिए यही संख्या हम लेते हैं तो इसका मध्यांक निकालने तो इसका मध्यांक 70 आएगा। सीमांत मूल्य जो सीमा पर है, जो या तो सबसे छोटे हैं सबसे बड़े हैं, सीमा पर है, उनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये तो केवल बीच का संख्या देखी जाती है, छोटी या बड़ी इसमें नहीं देखी जाती। तो सीमांत मूल्यों से यह संबंधित नहीं है। ग्राफिक निर्धारण। मध्यांक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे चित्रों, ग्राफों, रेखा चित्रों आदि के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के मेरिट्स के बारे में, गुण के बारे में, इसके लाभ के बारे में, इसके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। माध्यिका के गुण या मेरिट, इसमें सबसे पहले सरल और स्पष्ट। माध्यिका का सबसे पहला गुण है कि इसकी गणना करना बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको निरीक्षण या देखकर भी इसको माध्यिका का पता लगाया जा सकता है भी इसके बीच में कौन सा अंक स्थित है। जैसे हमने 11 बच्चों की एक लाइन लगा ली, उस 11 बच्चों में हम देखते ही बता देंगे भी मध्यांक या मध्य में स्थित कौन है, क्योंकि 5 एक साइड कर देंगे, 5 एक साइड कर देंगे और जी बीच में रह गया वो मध्यांक है। तो इसकी गणना करना सरल है और इसका मान आएगा वो भी स्पष्ट आएगा। पदमाला के मूल्यों को सीरीज को देखकर, श्रृंखला को देखकर इसकी गणना की जा सकती है। समय व धन व श्रम की बचत, क्योंकि माध्यिका की गणना है वो हम निरीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, शोधकर्ता को अधिक श्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे निरीक्षण द्वारा आसानी से इसका गणना की जा सकती है, जिससे शोधकर्ता के शोध कार्य के समय में भी बचत होती है, जो कि उसी समय को अन्य शोध कार्य में वो लगा सकता है। कम समय में काम पूरा होने के कारण समय और धन और श्रम है वो भी कम लगता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन, इसकी एक और महत्वपूर्ण गुण ये है कि माध्यिका का रेखाओं, चित्रों, ग्राफों आदि के द्वारा बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है। बिंदु रेखीय का मतलब बिंदु से या फिर ग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दिखाना, जिससे आम व्यक्ति के समझ में आसानी से आ जाता है और साथ साथ में इसमें रुचि भी पैदा होती है, आकर्षक भी बनता है। मूल्यों के अनुचित प्रभाव से मुक्त। बिंदु, ये जो माध्यिका है ये मूल्यों के अनुचित जो प्रभाव है उससे मुक्त रहती है। इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि किसी भी श्रृंखला के अंदर सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या है तो उनका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसे कोई सीरीज है, उस सीरीज में शुरू में सबसे छोटी संख्या या लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है, उसका जो माध्यिका है, मध्यांक है, उस पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ साथ यदि हम श्रृंखला के अंदर और पद भी जोड़ देते हैं तो भी जो हमारा मध्यांक है, मध्य मूल्य है, उसके ऊपर भी इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व, माध्यिका का एक गुण यह है कि संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक होता है, क्योंकि इस श्रृंखला के पदमाला के मध्य में स्थित होता है। ये श्रृंखला या पदमाला का ही एक अंक होता है, इसीलिए संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित व स्पष्ट मान, जो माध्यिका है इसका एक गुण ये भी है कि माध्यिका के जो मान आते हैं वो निश्चित होंगे, स्पष्ट होंगे, उनमें किसी तरह की अस्पष्टता या अनिश्चितता की संभावना नहीं होती है। मध्य निर्धारण में उपयोगी, अब जो ये माध्यिका है ये जो गुणात्मक तथ्य है, उन गुणात्मक तथ्यों के जैसे चतुराई, ईमानदारी, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि इन गुणात्मक तथ्यों के मध्य निर्धारण करने में बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो इसके माध्यिका के गुण थे। अब हम चलते हैं माध्यिका के दोष के बारे में भी, इसके कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से दोष है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर डीमेरिट्स क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है। तो उचित प्रतिनिधित्व का अभाव। अब माध्यिका है इसका एक सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें जो
केवल मध्य पद को इसमें शामिल किया जाता है, जो कि संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये तो केवल मध्य में स्थित है। तो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व कैसे नहीं करता है? ये केवल मध्य अंक लिया गया है, बाकी किसी समूह का या किसी इकाई का इसमें कोई योगदान नहीं है। क्रमबद्धता पर आधार आवश्यक क्रमबद्धता आवश्यक है। इसका एक दोष ये भी है कि जो माध्यिका है वो निकालने के लिए सीरीज को क्रमबद्ध करना आवश्यक है, मतलब उसको आरोही या अवरोही क्रम में जचाना या सजाना आवश्यक है। तो इसमें गलती होने की संभावना रहती है, कोई अंक बीच में छूट जाने की संभावना भी रहती है। बीजगणितीय विवेचना इसमें नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तो श्रृंखला का एक मध्य पद होता है, और मध्य पद होने के कारण उसको आगे इसकी गणितीय विवेचना नहीं की जा सकती। तो यह भी इसका एक दोष है। सीमित प्रयोग, सीमित प्रयोग में हम दो बातें लिखेंगे। एक तो हम ये लिख देंगे इसका बीजगणितीय विवेचना इसमें नहीं की जा सकती है, बीजगणित में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर हम ये भी लिख देंगे कि जिस श्रेणी में, जिस श्रृंखला में सीमांत पदों को महत्व देना हो, मतलब सबसे छोटी और बड़ी इकाइयों को महत्व देना हो, सबसे छोटी और बड़ी कौन सी होगी? शुरू में और लास्ट में। उन इकाइयों को जब महत्व देना हो तो माध्यिका है वहाँ पर उपयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि माध्यिका तो केवल मध्य पद का निर्धारण करती है, बीच वाले पद को महत्व देती है। सीमांत का मतलब भी आप यहाँ पर जान लीजिएगा। सीमांत का मतलब ये होता है सीमा अंत, जहाँ पर सीमा का अंत होने वाला अंतिम छोरों पर जो संख्याएं हैं वो सीमांत कहलाएगी। परिवर्तनशीलता, माध्यिका का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इकाइयों की संख्या है उसमें यदि थोड़ा बहुत ही हम परिवर्तन कर दें तो पूरी जो माध्यांक है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो बीच में संख्या स्थित थी, मान लीजिए हमने 7 संख्याएं लिखी थी हमने, और यदि 9 संख्या कर दे तो 4 छूट जाएंगे, फिर बीच वाला आएगा। तो बीच वाले की जरूरी नहीं है अभी कौन सी संख्या आएगा, या हम 11 कर दें, 12 कर दें, तो इससे इकाइयों में जो परिवर्तन हम करते हैं तो माध्यिका में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जटिलता, माध्यिका का एक अवगुण ये भी है कि जब जो पदों की संख्या है वो विषम हो, या जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका की गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए पदों की संख्या के शुरू के एग्जाम्पल में हमने 7 ली थी, तो हमने 3 एक साइड रख दिए थे, 3 एक साइड रख दिए थे, और बीच वाला हमारा मध्यांक हो गया था। यदि पदों की संख्या हम 8 ले लें, 8 लेंगे तो 4 एक तरफ की, 4 एक तरफ की, तो बीच में तो कोई बचा ही नहीं। तो उस समय मध्यिका की गणना करना एक मुश्किल या जटिल कार्य हो जाता है, और उस स्थिति में जब हम मध्यांक निकालते हैं तो जो मूल्य आएगा वो भी संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा, और दूसरा वो निश्चित भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा। सभी पदों को समान महत्व, इसका एक बड़ा दोष ये है कि इसमें सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जो कि सही नहीं है। अब माध्यिका के निकालने की विधियां भी पूछी जा सकती है, तो माध्यिका निकालने की विधियां कौन कौन सी है वो हमने अलग वीडियो में डाल रखा है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, और ये पूरा क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ भी हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर। तो ये पहली स्लाइड हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इसके मीनिंग और डेफिनेशन की स्लाइड है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर ली थी यहाँ पर भी, इसका मीनिंग क्या है ये शुरू में हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं पर। मध्यांक की विशेषताएं, मध्यांक की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है, जैसे हमने स्लाइड में पॉइंट बना रखे थे, आप पॉइंट बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो या सीधा भी लिख सकते हैं। माध्यिका पदमाला को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें एक भाग मध्यिका से कम मूल्य और दूसरा भाग मध्यिका से अधिक मूल्य का होता है। माध्यिका पदमाला के आरोही और अवरोही क्रमबद्धता पर आधारित है। इसका मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारी पदमाला है उसको या तो आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा या फिर अवरोही क्रम में। माध्यिका पदमाला के केंद्र में स्थित पद का मूल्य होता है, इसका मतलब माध्यिका वो मूल्य होता है जो श्रृंखला के केंद्र में या मध्य में स्थित है। माध्यिका का निर्धारण ग्राफ, चित्रों आदि के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। माध्यिका मूल्य अति सीमांत पदों में नहीं होता है, मतलब शुरुआत में या अंत में माध्यिका मूल्य नहीं होता है, ये बीच में होता है। अब हम माध्यिका के गुण के बारे में पढ़ते हैं। माध्यिका के गुण कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके क्या क्या लाभ है। सरल और स्पष्ट, माध्यिका का सर्वप्रथम गुण यह है कि इसकी गणना करना बड़ा ही सरल है। इसकी गणना पदमाला के मूल्यों के मात्र निरीक्षण देखकर ही उनकी गणना की जा सकती है। समय व धन की बचत, क्योंकि माध्यिका की गणना निरीक्षण से आसानी से और शीघ्रता से की जा सकती है।
जिससे शोधकर्ता के न केवल समय की बचत होती है बल्कि इसके साथ साथ उसके धन व श्रम में भी बचत होती है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन माध्यिका का रेखा चित्र, ग्राफ आदि के द्वारा बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है, जिससे इसे समझने में और अधिक आसानी होती है और यह रुचिकर भी बनता है, आकर्षक भी बनता है। मूल्यों के अनुचित प्रभाव से मुक्त। समांतर माध्य की तरह माध्यिका पर भी बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या का अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता तथा कुछ और पदों को जोड़ देने पर भी मध्यांक पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 7 इकाइयाँ हमने ली है, यदि हमने 9 इकाइयाँ ले ली तो 4 एक साइड छोड़ेंगे, 4 एक साइड छोड़ेंगे, बीच में मान तो वही आएगा ना। संपूर्ण प्रतिनिधित्व का संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व माध्यिका पदमाला का ही एक मूल्य होता है। इसका मान सभी पदों पर आधारित होता है, इसीलिए यह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जो मध्य में स्थित है वो श्रृंखला के मध्य में स्थित है। श्रृंखला के मध्य में स्थित होने का मतलब यह हुआ भी पूरी श्रृंखला का, पूरे समूह का वो प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित व स्पष्ट माध्यिका का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि माध्यिका का मान निश्चित और स्पष्ट होता है। माध्यिका निर्धारण में उपयोगी माध्यिका का प्रयोग चतुराई, ईमानदारी, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों के माध्य निर्धारण में बड़ी सरलता से इसका प्रयोग किया जा सकता है। माध्यिका के दोषों के बारे में जान लेते हैं, इसकी लिमिटेशन और सीमाओं के बारे में हम जानते हैं। माध्यिका में गुणों के साथ साथ इसमें कमियां भी है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। उचित प्रतिनिधित्व का अभाव। मध्यांक पदमाला के केवल मध्य पद पर आधारित है। इस तरह मध्यांक श्रेणी के सभी पदों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह केवल मध्य मूल्य होता है। क्रमबद्धता आवश्यक है। मध्यांक ज्ञात करने के लिए पदमाला के पदों को मूल्यों के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में लिखना आवश्यक है, जिसमें गलती होने की संभावना सदैव बनी रहती है। बीजगणितीय विवेचना नहीं, माध्यिका का निर्धारण पदमाला के मध्य पद के आधार पर किया जाता है, बीज के पद के आधार पर किया जाता है। इसीलिए माध्यिका बीजगणितीय विवेचना में उपयोगी नहीं है। सीमित उपयोग। माध्यिका का प्रयोग सीमित है। एक तो इसकी बीजगणितीय विवेचना नहीं की जा सकती, दूसरा जिस श्रेणी में सीमांत पदों को महत्व देना हो, इकाई के शुरुआत और अंतिम पदों को महत्व देना हो, तो वहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिवर्तनशीलता। माध्यिका का एक बड़ा दोष यह है कि इसकी इकाइयों की संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर ही माध्यिका में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जैसे शुरू के एग्जाम्पल में हमने 7 इकाइयाँ ली थी, यदि इकाइयों की संख्या 8 कर दें तो माध्यिका में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जटिलता। यदि पदमाला में पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका की गणना करना जटिल हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिखा गया है, विषम की बजाय सम होना चाहिए था। यदि सम है, जैसे मान लीजिए विषम है, विषम का मतलब 7 है, तो हम 3 एक तरफ छोड़ देंगे, 3 एक तरफ छोड़ देंगे, बीच में मध्य मूल्य आ जाएगा। लेकिन यदि सम संख्या है, 8 संख्या दे रखी है, फिर हम छोड़ेंगे किस साइड में, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर सम आना था, आपको विषम की जगह यहाँ पर लिखना है सम। सम है तो माध्यिका की गणना करना जटिल हो जाता है और ऐसी स्थिति में मध्यांक पदमाला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सभी पदों को समान महत्व। माध्यिका की गणना करते समय सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मध्यांक की गणना सरलता, निश्चितता व स्पष्टता से की जा सकती है, परंतु इसके साथ साथ यह जटिलता और प्रतिनिधित्व के अभाव जैसी कमियों से ग्रस्त भी है। माध्यिका मान शोधकर्ता को भ्रमित भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, मध्यांक किसे कहते हैं। मध्यांक की कोई 2 विशेषताएं बताइए, पूछा जा सकता है। मध्यांक के कोई 2 गुण या कोई 2 अवगुण बताइए। माध्यिका किसे कहते हैं, इसके गुण व दोष या अवगुण बताइए या इसकी विशेषताएं समझाइएगा। माध्यिका को परिभाषित करते हुए इसे ज्ञात करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जैसे 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और माध्यिका की ज्ञात करने की विधियों के बारे में हमने एक इससे पहले माध्यिका किस तरह से ज्ञात की जाए उस वीडियो में डाल रखा है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो नीचे लिंक भी दे रखा है, इसी लिंक से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप इसकी वीडियो की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।